दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 5 जनवरी 2021 और आज के हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले पीआईबी में जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली न्यूज़ थी कि 40वीं इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन यानी भारतीय वैज्ञानिक अभियान को अंटार्कटिका के लिए लॉन्च किया जाएगा और इसे आज यानी 5 जनवरी 2021 को कहां से, गोवा से रवाना किया जाएगा और यह अंटार्कटिका के सदर्न व्हाइट कॉन्टिनेंट यानी दक्षिणी श्वेत महाद्वीप पर पहुंचेगा और इसमें 43 मेंबर जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो जहाज है वो उसका नाम क्या दिया गया, उसका नाम है एमवी वेसली गोलोनिन। यहाँ लिखा हुआ है एमवी वेसली गोलोनिन के माध्यम से ये जर्नी अपनी तय करेगा और यह जर्नी कितने दिनों पूरी होगी, अंटार्कटिका तक पहुंचने में 30 दिन का समय लगेगा और यह वापस कब लौट के आएगा, यह अप्रैल 2021 में अभियान दल भारत वापस आएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसकी सबसे पहले शुरुआत कब की गई। तो भारत ने पहला अपना इंडियन अंटार्कटिक एक्सपेडिशन यानी भारतीय अंटार्कटिक अभियान जो भेजा था वो पहला 1981 में भेजा था। अगर बात करें अंटार्कटिका में क्या भारत के रिसर्च बेस स्टेशन को स्थापित किया गया है, तो भारत के वर्तमान समय में 3 रिसर्च बेस स्टेशन परमानेंट अस्थायी रूप से अंटार्कटिका में लगाए गए हैं, जिनमें से वर्तमान समय में 2 ऑपरेशनलाइज्ड हैं यानी कार्य कर रहे हैं। तो जान लेते हैं कि ये 3 हैं कौन। तो इनमें पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती ये अंटार्कटिका पर स्थापित किए गए हैं भारत के द्वारा रिसर्च बेस स्टेशन। अब बात ये आती है जो अभी भारत का 40वां अंटार्कटिका अभियान गया है, इसका जो मैनेजमेंट है वो कौन देखेगा, तो एक आपकी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च है जो कि गोवा में स्थित है। तो ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च कहाँ स्थित है, तो गोवा में। इसी को शॉर्टकट में NCPOR के नाम से जाना जाता है। इसी के माध्यम से मैनेज किया जाता है कौन, अंटार्कटिका में भारत का अगर कोई अभियान भेजा जाता है। तो ये पहली न्यूज़ थी, तो ये पूछा जा सकता है। आइए दूसरी न्यूज़ पे नज़र डालते हैं। दूसरी न्यूज़ है कि कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और आपके BPSC MPPCS एग्ज़ाम में कौन उद्घाटन किया ये भी ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं। तो ये आपका भारत है, तो ये आपका कहाँ से, तो ध्यान रखिएगा जो ये आपका कोची मंगलुरु नेचुरल गैस है, तो यह यानी केरल से यहाँ बंगलौर तक क्या है यानी मंगलुरु तक ये पाइपलाइन कितनी 450 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। और इसको कौन निर्मित करेगा, तो ये गेल जो कंपनी है भारत की महारत्न, उसके द्वारा यानी क्या किया जाएगा, इसे विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी कितनी है, तो इसकी परिवहन क्षमता 12 मिलियन है। 12 मिलियन इसकी परिवहन कैपेसिटी है। टोटल कितना कास्ट आएगा, 3000 करोड़ रुपए का टोटल कास्ट आएगा।
तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका केरल और केरल से मंगलुरु तक जाएगा। तो कौन कौन इसके आपके कोची, केरल के कोची से शुरू होगा और ये मंगलुरु कर्नाटक तक 450 किलोमीटर ये पाइपलाइन बिछाई जाएगी। तो बीच के ज़िले कौन कौन हैं, तो इसमें आपका यहाँ लिखे हुए हैं, एर्नाकुलम है, त्रिशूर है, पलक्कड़ है, मलप्पुरम है, कोझिकोड है। ये आपके कहाँ के हैं, केरल के हैं। कर्नाटक में आइए तो कन्नूर हैं और आपका कासरगोड जैसे ज़िलों से होकर के यह पाइपलाइन बिछाई जाएगी। एक बार फिर से ज़िले रिपीट कर देते हैं, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जैसे ज़िलों से ये पाइपलाइन गुजरेगी। अब अगर इस पाइपलाइन की बात करें तो ये क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को लगातार नुकसान हो रहा है। क्योंकि अभी तक जो परिवहन के जैसे आपका वाहनों के माध्यम से, व्हीकल्स के माध्यम से जो गैस पाइपलाइन या गैसों का परिवहन किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और एफोर्डेबल फ्यूल यानी इसको वहनी कीमत पर भी भेजा जा सकेगा। यानी इसमें किसको किसको भेजा जाएगा, तो पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस व सीएनजी दोनों को भेजा जाएगा। तो घरों के लिए पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस व ट्रांसपोर्ट जो परिवहन के क्षेत्रक हैं उसके लिए सीएनजी भेजा जाएगा। प्राकृतिक गैस, अब यहाँ 2 क्वेश्चन अलग से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि पीएनजी में प्रमुख एलिमेंट क्या होता है। यानी प्राकृतिक गैस में जो मीथेन होता है यानी CH4 ये मुख्य एलिमेंट होता है, और जो सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसी को कहा जाता है। इसमें आपका ध्यान रखिएगा, यानी इसमें प्रोपेन यानी BP याद रखिएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन इसके प्रमुख क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होगा, यानी जो ये इसके माध्यम से नेचुरल गैस कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट को भी सप्लाई आपूर्ति की जा सकेगी। तो इससे क्या होगा, यानी इन्वायरमेंट क्या होगा, क्लीन होगा एंड नीट होगा, और एयर क्वालिटी को भी सुधारा जा सकेगा, क्योंकि एयर पॉल्यूशन को रोकने में भी यह क्या होगी, सक्षम होगी। तो ये आपका था, पूछा जा सकता। अगला हमने आज रिव्यू के तौर पे इस समय क्या, यानी जो पीआईबी है, पीआईबी पर विभिन्न मंत्रालय के द्वारा 2020 में कौन सी स्कीम, कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए गए, उनका रिव्यू दिया जा रहा है। तो कुछ स्कीमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं इकट्ठा। अब इसी से कल हमने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में डिस्कस किया था, आज हमने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम उठाई है, यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो इनमें सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसको काफ़ी आपने देखा चर्चा में रही, और अब इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, यानी ये कब लॉन्च की गई, इसके कितने मुख्य कंपोनेंट क्या हैं, उद्देश्य क्या है, तो ये आपका किस मंत्रालय की है, यही सब आपके प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, और इसका फ़ायदा किन किन लोगों को होने वाला है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। इसमें 6,000 रुपये किसानों के खाते में भेजे जाएंगे, और ये 4 महीने पे 2 हज़ार रुपये के प्रत्येक किस्त क्या होगी, भेजी जाएगी। तो ये आपका टोटल 6,000 रुपये, यानी 4 महीने पे 2,000, फिर अगले 4 महीने पे 2,000, फिर अगले 4 महीने पे 2,000 रुपये के रूप में 3 किस्तों में 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इससे फ़ायदा कितने लोगों को, कितने किसानों को होगा, तो ये हुआ है अभी तक तो 10.59 करोड़ किसानों को इसका फ़ायदा मिल चुका है। तो ये आपकी स्कीम थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। दूसरी आते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसे कब 2016 में से लॉन्च किया गया था, और इसमें जो फसल बर्बाद हो जाती है उसी को इंश्योरेंस बीमा कवर किया गया है। तो इसमें रबी
फसल के लिए कितने % प्रीमियम देना होगा, यानी 1.5% देना होगा, और 2% किसके लिए है, खरीफ के लिए है, और कमर्शियल क्रॉप्स के लिए जिसमें बागवानी है, इस टाइप की फसलें शामिल हैं, उसके लिए 5% आपको प्रीमियम अदा करना होगा। और ध्यान रखिएगा, इसमें पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप को भी क्या किया गया, शामिल किया गया है। जैसे फसल में कटने के बाद आग लग गई, ओला गिर गए, या कहा जाए कि कैटल मवेशी जानवर खा गए, तो उसको भी शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इम्पोर्टेंट है। आइए दूसरा जो KCC है, इसको सभी लोग जानते हो, बहुत पहले चली आ रही, यानी किसान क्रेडिट कार्ड। ये 1998-99 से इसको यानी शुरू किया गया है, और इसके अंतर्गत कंसेशनल क्रेडिट उपलब्ध कराया जाता है। रियायती दर पे किसानों को कर्ज उपलब्ध कराया जाता है, और इसमें वैसे तो 7% का यानी क्या लगता है, इंटरेस्ट रेट लगता है, ब्याज दर लगता है, लेकिन समय पर अगर किसान भाई पैसा वापस कर देते हैं तो उन्हें कितने यानी कि सब्सिडी भी इसमें मिल जाती है। तो आपका यानी कितने % की सब्सिडी मिलती है, तो सब्सिडी 4% की सब्सिडी भी इसमें मिल जाती है। तो यानी नेट इंटरेस्ट रेट जो लगता है वो 3% का लगता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि KCC जो है किसान क्रेडिट कार्ड, क्या इसमें बिना ब्याज दर के ये आपका रियायती दर पे यानी कर्ज उपलब्ध कराया जाता, बिल्कुल फ्री नहीं है। स्टेटमेंट आपका एग्जाम में कह देगा कि इसमें कोई ब्याज दर नहीं लगता, वो गलत हो जाएगा। अगला सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, तो ये आपका मृदा, चूँकि भारत में अंधाधुंध उर्वरकों का, फर्टिलाइजर्स का, कीटनाशकों का प्रयोग किए जाने से मृदा क्या हुई, यानी उसका प्रोडक्टिविटी कम हुई। तो इसी की जांच के लिए 2014-15 में क्या किया गया, सॉयल हेल्थ कार्ड को राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू किया गया था। और इसमें किसानों को बताया जाएगा कि उसकी मृदा में किस पोषक की कमी है और उसका कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये थी आपकी सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। आगे आइए, परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना को भी कब 2015-16 में क्या किया गया, शुरू किया गया था। तो इसमें परंपरागत नाम से ही पता चल रहा है कि कृषि विकास योजना में क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे जिले में यानी इसे शुरू किया गया। तो यही आपको पता होना चाहिए, पहला ऑर्गेनिक यानी जैविक कृषि वाला राज्य कौन बना था, तो ये आपका कौन था, सिक्किम था। दूसरा पूछा जाए कौन केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% जैविक कृषि वाला यानी बन गया है, तो आपका कौन, उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। तो एक करंट में आपकी 2 चीज़ें और आप ध्यान रखिएगा। अगला नीम कोटिंग ऑफ यूरिया। नीम कोटेड यूरिया के नाम से इसे जाना जाता है। इसे भी 2015-16 में यानी शुरू किया गया था। होता क्या था कि नीम कोटेड यूरिया में जो यूरिया होती थी उसका प्रयोग अन्य नशीली कहा जाए पेय पदार्थों के रूप में व कृषि से अलग जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज होते हैं, गैर कृषिगत उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग या इसका कहा जाए यानी दुरुपयोग किया जाने लगा। इसी को रोकने के लिए क्या किया गया था, नीम कोटिंग ऑफ यूरिया की स्कीम को 2015-16 में लॉन्च किया गया। तो इसके अंतर्गत किया क्या जाता है, टू रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल्स, जो रसायन होते हैं रसायनों का प्रयोग कम से कम किया जाए, और सॉयल, इससे क्या होगा तो इम्प्रूव्ड सॉयल हेल्थ, मृदा की जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा, और इस प्रकार ओवरऑल जो क्रॉप यील्ड्स है यानी फसल उत्पादन है वो भी इंक्रीज होगा, उनमें भी वृद्धि होगी। और लास्ट कि इससे क्या होगा कि नॉन एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए जो यूरिया का प्रयोग होता है उसको भी कम किया जा सकेगा। अगला देखिए, ये लेटेस्ट है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कृषि अवसंरचनागत यानी कहा जाए निधियन फंड, निधियन की स्थापना की गई थी। और ये कब, तो ये 9 अगस्त 2020 को इसे लॉन्च किया गया। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 9 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है टू प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेब्ट, यानी कि मध्यकालीन से लेकर के दीर्घकालीन
कर्ज को उपलब्ध कराना। इससे क्या होगा? फॉर इन्वेस्टमेंट इन वाइबल प्रोजेक्ट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पोस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हुआ फसल तैयार होने के बाद फिर क्या होता? नई फसल यानी लगाने के लिए खेतों में इनपुट प्रदान करने की आवश्यकता होती है। उस इनपुट में कास्ट काफ़ी ज़्यादा आती, तो उसको कैसे किसान मैनेज करें, उसी के लिए क्या किया गया? इसको शुरू किया गया। इसमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी किसानों को किया जाएगा और अगर ज़रूरत हुई तो इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज माफ़ी, कर्ज माफ़ी नहीं बल्कि यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ कर्ज माफ़ी दे देगा तो आपका गलत हो जाएगा। इसके अंतर्गत ब्याज माफ़ी, जो ब्याज है उसको भी माफ़ किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत इसे 10 सालों के लिए इसे स्थापित किया गया। इस फंड को 2020 से लेकर के 2029 तक ये फंड काम करेगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्या? 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना अगले 5 सालों में की जाएगी और यह अवधि क्या है? 2023-24 के अंतर्गत, यानी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के ने ये तय किया था और इसके लिए बाकायदा बजट में कितना 68-65 यानी करोड़ों रुपए का यानी क्या किया था? आवंटन भी किया गया था। अगला इम्पॉर्टेंट है नेशनल बी एंड हनी मिशन। इसे 2020 में शुरू किया गया और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इसे शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और यह जो नेशनल बी एंड हनी मिशन है 2020-21 और 2022-23 के लिए ये 500 रुपये आवंटित किए गए हैं। 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तो ये मेंस में भी क्या कृषि के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, वहाँ पर भी इन स्कीमों का आप यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी प्री मेंस और इंटरव्यू कुछ पूछा जाए तो वहाँ भी आप बोल सकते हैं, यानी तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज कर पाते हैं। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी जो सिंचाई के दौरान जल की बर्बादी होती है उसी को रोकने के लिए और माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए यानी क्या किया गया? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये किस अवधारणा पर आधारित थी? 1 ड्रॉप मोर क्रॉप। 1 ड्रॉप एक बूंद और अधिक फसल, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत इसे शुरू किया गया है। तो ये आपकी क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगला है माइक्रो इरिगेशन फंड यानी सूक्ष्म सिंचाई के लिए, जिसमें आपका कहा जाए स्प्रिंकलर सिंचाई भी शामिल होती है, यानी ड्रिपिंग सिंचाई यानी और टपकन विधि, ड्रिपिंग सिंचाई, स्प्रिंकलर, ये सब सिंचाई इसमें शामिल होती। इसी के लिए माइक्रो इरिगेशन फंड भी यानी नाबार्ड के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए के साथ स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है? टू फैसिलिटेट द स्टेट्स यानी राज्यों को सुविधा प्रदान करना इन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, ताकि वे संसाधनों को लगा सकें, टू इंक्रीज द कवरेज अंडर माइक्रो इरिगेशन थ्रू स्पेशल एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट यानी विशेष और नवाचारी कार्यक्रमों प्रोजेक्ट के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के को लागू करके वो क्या कर सके, यानी कि कहा जाए कि फसल का प्रोडक्शन अधिक कर सकें। तो इसके लिए माइक्रो सिंचाई फंड भी स्थापित किया गया है। अगला है किसान रथ ऐप। किसान रथ ऐप भी क्या किया गया? यानी इको फ्रेंडली और किसानों के फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए एक पोर्टल किसान रथ ऐप हुआ और किसान रेल का भी क्या किया गया? शुभारंभ किया गया है। तो किसान रेल कहां से कहां के बीच चली? तो पहली पूछी जा सकती है कि पहली किसान रेल कहां से कहां के बीच चली? तो पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली थी। दूसरी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक चलाई गई थी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
अगला आइए, अब इसी मंत्रालय के द्वारा ये पॉइंट आप मेंस में लिख सकते हैं या प्री में भी सीधे पूछा जा सकता है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन, खाद्यान्न का उत्पादन टोटल 2019-20 में कितना रहा है? तो 2019-20 में 296.65 मिलियन टन रहा है। ध्यान रखिएगा, 296.65 मिलियन टन, जो कि 2015-16 की तुलना में ये आपका क्या है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो यहाँ 2015-16 में कितना रहा है? तो 251.54 मिलियन टन क्या हुआ, खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है। अब बात करें हार्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना रहा है, तो ये आपका 319.57 मिलियन मीट्रिक टन रहा है। 319.57 मीट्रिक यानी क्या रहा, मिलियन मीट्रिक टन ये रहा है। इसके बाद अगर धान की बात करें तो धान कितना, यानी इसकी एमएसपी भी ज़्यादा किया गया। तो धान की एमएसपी जो थी, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, वह 2013-14 में 1310 रुपये, 13-14 आया तो ये 1300 से शुरू है, 1310 रुपये था। इसी को 2020-21 में 43 यानी 43% की वृद्धि की गई और यह 1868 रुपये कर दिया गया है। तो वर्तमान का पूछा जाए तो 1868 रुपये है। उसी प्रकार गेहूं का कितना था, 2013-14 में 1400 रुपये था और ये 2020-21 में 1975 रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बजट एलोकेशन में भी वृद्धि की गई, 6 गुना वृद्धि बजट एलोकेशन में की गई है 2013-14 की तुलना में। एग्जाम्पल के लिए 21,933.50 करोड़ का आवंटन 2013-14 में कृषि के लिए किया गया था, जबकि 2020-21 में 1,34,399.77 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं जो आपका वन लाइनर टाइप की है, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी को FSAI के नाम से जाना जाता है। इसने जो ट्रांस फैट होता है उसके लिए एक लिमिट मैक्सिमम तय कर दी है 2021 और 22 के लिए। अभी तक ये 5% इसकी अनुमति प्रदान की गई थी, तो ये घटा करके मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 3% 2021 के लिए है और 2022 के लिए 2% ये लिमिट तय की गई है। अब उससे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए FSSAI को जानना, तो इससे 2006 में FSSAI एक्ट के अंतर्गत एक कहा जाए स्टैट्यूटरी सांविधिक निकाय के रूप में इसे स्थापित किया गया है। अगला जो लास्ट आज का न्यूज है, यानी मन्नाथू पद्मनाभन को लेकर के है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके इतिहास के जो चर्चा में होते हैं उसको बना करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये मन्नाथू पद्मनाभन को लेकर के ये थे कौन, इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। इनका जन्म की बात करें तो 2 जनवरी 1878 को इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु कब हुई, 25 फरवरी 1970 को। इन्होंने केरल में छुआछूत के विरोध में काफ़ी आंदोलन किए और या मंदिरों में जो दलित अछूत माने जाते थे उनको प्रतिबंधित किया गया था। तो दलितों के लिए भी मंदिरों के द्वार अर्थात सभी जातियों के लिए खोलने के लिए लगातार प्रयास किया। और इतना ही नहीं, इन्होंने केरल में वाइकोम सत्याग्रह जो हुआ उसमें भी पार्टिसिपेट किया था और इनके द्वारा एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी नायर सर्विस सोसाइटी की भी इनके द्वारा स्थापना की गई थी। तो आज के ये इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे, यहीं डिस्कशन समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।